इस वक्त की बड़ी खबर से दंतेवाड़ा में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। जो अब तक 7 नक्सलियों के शवों की बरामदगी हुई है। दरअसल इसी मुठभेड़ के दौरान इन नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक 7 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की मिल रही है। इस जानकारी में 7 नक्सलियों के शवों की बरामदगी हो चुकी है और अभी मुठभेड़ कुछ समय और जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। लगातार नक्सल मोर्चे पर लाल आतंक पर कड़ा प्रहार जारी है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दंतेवाड़ा में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी और 4 जिलों की टीम्स यहां मौके पर पहुंची थी और दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़ की मिल रही है जानकारी और कई नक्सलियों के मारे जाने की अभी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि 4 जिलों के सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन था और इसमें डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन और सुबह करीब 3 बजे तड़के ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और तब से रुक रुक कर फायरिंग चल रही थी। और नक्सल मोर्चे पर इस बड़ी जानकारी के बारे में और डिटेल्स लेने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी खेमनारायण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खेमनारायण, क्या डिटेल मिल पा रही है? अब तक 7 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया गया है। जी देखिए, आज सुबह 3 बजे से जिस प्रकार से दक्षिण अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ होना बताया गया था और उस मुठभेड़ से अब जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जवानों को एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बस्तर आईजी ने इसे प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया है कि वहां से 7 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं और मौके पर अभी भी जो है जवान वहां पर जुटे हुए हैं। जो नक्सली वहां पर मौजूद हैं उन्हें भी तलाश किया जा रहा है ताकि उस मुठभेड़ में उन्हें पकड़ लिया जाए या तो फिर उन्हें मार गिराया जाए। और लगातार जिस प्रकार से अबूझमाड़ के जंगल में जवानों के द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है उसमें बड़ी बड़ी सफलताएं अब तक मिली हैं और 200 से अधिक नक्सलियों को जो है मार गिराया गया है। और जो 15 तारीख को जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर आगमन होने वाला है उसको देखते हुए नक्सली कहीं ना कहीं बौखलाहट में कई वारदातों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब जो जवान हैं, चाहे डीआरजी के हों, एसटीएफ के हों या सीआरपीएफ के जो जवान हैं, वो अबूझमाड़ के जंगल को में सर्चिंग अभियान अपनी चलाकर जो है नक्सलियों को श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। श्रीनिवास, 4 जिलों के संयुक्त कार्रवाई, 4 जिलों के सुरक्षा बल एक साथ इस पूरे एक्शन में संलिप्त हैं और अब लगातार नक्सल मोर्चे पर जो बढ़त बनाए जाने का प्रयास है वो काफी हद तक सफल होता नजर आ रहा है। क्या डिटेल्स मिल पा रही है ताजा घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, साल 2024 सुरक्षा बलों के लिए बड़ी ही सफलता वाला साल रहा है और लगातार जो नक्सलवाद को खात्मे के लेकर जो डेडलाइन जारी किया है 30 मार्च 2026 तक, उसको पूरा करने के लिए सुरक्षा बल लगी हुई है। और लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो माड़ इलाके में चल रहे हैं, इंद्रावती का कोर इलाका भी जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ राज्यों से जुड़ा होने के कारण जो सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिल रहे हैं, जो सूचना मिल रही है, उसके आधार पर जो सुरक्षा बल कार्रवाई कर रही है, ऑपरेशन कर रही है। जो जानकारी मिल रही है, अभी 7 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। चूंकि ये इलाका में बड़े माओवादी के होने की खबर लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही थी, जिसके बाद 4 जिलों के लगभग हजारों की संख्या में जो जवान है ऑपरेशन के लिए निकले थे और एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल अभी और जानकारी एकत्र होना बाकी है। कुछ देर बाद बस्तर आईजी इसके बारे में जानकारी साझा करेंगे, लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है उसमें 7 माओवादियों को जवानों ने ढेर किया है। जी, और ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पर लगातार नजर आप बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया खेमनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, जबलपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू को धमकी मिली है। दरअसल एक नंबर से 8 बार फोन कॉल्स आए और लोन रिकवरी के नाम पर प्रभात साहू से बदसलूकी की गई। फोन करने वाले ने कहा तुम्हारे भांजे ने लोन लिया है। प्रभात साहू ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, जहां बीजेपी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू को एक फोन कॉल के माध्यम से धमकी दिए जाने की बात कही जा रही है। प्रभात साहू, जिनसे फोन करने वाले ने कहा है
कि तुम्हारे भांजे ने लोन लिया है और प्रभात साहू ने थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। बहरहाल पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि प्रभात साहू ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं प्रभात साहू, जिनके भांजे का नाम लेकर कि उनके भांजे ने लोन लिया है और लोन रिकवरी के लिए ये फोन कॉल किया जा रहा है। तो आखिर ये कौन सा लोन रिकवरी एजेंट है जो भांजे के लोन लेने पर मामा को फोन कर रहा है? और सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जाता है वो मुरैना से वापस ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से इटारसी, इटारसी से खंडवा और फिर घुसता है। अब इसकी जरूरत नहीं, जिसको सीधा मुंबई जाना है वो सीधा अगर मुरैना के पास से ग्वालियर से ही सीधा राजगढ़ के रास्ते से इंदौर आ जाए और इंदौर से सीधा वो मुंबई चले जाए। तो ये जो कंटेनर लेकर के जो व्यापारिक मालगाड़ियां वगैरह दूसरी चीजें, तो ये पूरा बेल्ट भी कवर करेगा। तो हमने प्लान बनाया कि ये रेल लाइन जो अभी थोड़ा जहां हमारे पास औद्योगिकरण की काफी गुंजाइश है, राजगढ़, गुना, अशोकनगर या उज्जैन, इंदौर से होते हुए, तो ये पूरे रेल ट्रैक का लाभ लेंगे। इसी प्रकार से जो इंदौर से दिल्ली से आने वाला नागदा से जो गुजरात होके बम्बई जाती, उसको भी इंदौर के ट्रैक से जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक रेल लाइन का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए कैसे क्या हो सकता है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन के बारे में भी बात की, लेकिन वंदे मेट्रो की बात भी कर रहे हैं। जो बड़ी रेल लाइन है वंदे मेट्रो और मेट्रो में अंतर ये है, मेट्रो की स्पीड केवल 80 किलोमीटर की होती है और वंदे मेट्रो की स्पीड 160 की होती है। वंदे मेट्रो ऑलरेडी ब्रॉडगेज पे चल जाता है, लेकिन जहां जहां उपलब्ध है वहां हम वंदे मेट्रो को लाएं। जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये पूरा एक सर्किल बन सकता है। हमारे रेल ट्रैक बने हुए भी, तो छोटा सा वंदे मेट्रो का ट्रैक तो करेंगे, लेकिन बड़ा ट्रैक हम रेलवे मंत्री के साथ करने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े और दूसरे बहुत सारी प्रकार की बात सोच रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज जिस प्रकार से हम प्लान कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, हमारे अपने रेलवे स्टेशन के लिए विंध्य क्षेत्र में 6ठा एयरपोर्ट मिला है, ये इसकी बधाई। ग्वालियर में सबसे कम समय में एयरपोर्ट बना, इसका भी बड़ा एक तरह से मध्य प्रदेश को लाभ मिला माननीय मोदी जी के माध्यम से। केंद्रीय योजनाओं में लगातार हम आगे बढ़े। हमने तय किया सरकार बनने के बाद कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 साल में डबल होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार से सारे काम को हाथ में लिया है कि निश्चित रूप से 5 साल के अंदर हमारा ये बड़ा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं अभी 1 लाख अस्थायी कृषि पंपों की, लेकिन आने वाले समय में जो 40 लाख किसान हमारे पास है, 40 लाख ही किसानों को क्रमशः 4 साल के अंदर सबको परमानेंट सोलर पंप देने का हम निर्णय कर रहे हैं। इससे 2 काम हो गए। एक बड़ा काम हमारे अपने बजट पे भी लाभ का मिलेगा। लगभग 15,000 की सब्सिडी हमको हर बार किसान को जो देना पड़ती है, उस किसानों की देने वाली सब्सिडी का प्रश्न नहीं है। हमारे को यह समय के साथ बढ़ती जाएगी। आज 15,000 है, 4 साल बाद ये 20,000 होगी, फिर 25,000 होगी। उधर किसानों को भी दिक्कत आती है, हम अपनी लाइन खींचेंगे दूसरी, लेकिन अगर बिजली भगवान ने सूर्य देवता दिया है, वो अपने पंप लगा करके अपनी बिजली ले ले, तो वो अपनी खुद की बिजली उत्पन्न करे और खुद की किसानी में ले, 1 पैसा नहीं लगेगा उसका। सारे किसान इस पे खुश से और मांग भी रहे कि सोलर पंप हमको दे दो। जैसे ही सोलर पंप देते तो टोले, मजरा, छोटे छोटे गांव, अंदर तक बड़े पैमाने पर बिजली का हमारा एक काम खत्म होगा। इसी प्रकार से कुसुम 3 योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में भी छत पे भी हम बिजली के पंप देना चाह रहे हैं, सोलर पंप, ताकि इसके आधार पर अपने घरों के अंदर भी लोग अपनी बिजली उत्पन्न करें। कुल मिलाकर 10,000 से 11,000 करोड़ का उस पर ही फटका पड़ता है। ये दोनों मिला लें तो 25,000 करोड़ आसपास हमको बजट में ये देना पड़ता है। एक एक करके सारे विभागों से इस तरह से जो हम पे अनावश्यक खर्चे हैं इसको कम करते हैं और इनको जनहितैषी विकास की योजना में पैसा लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें कही है, बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे भी यहाँ के बाद अभी अलीराजपुर जाना बाकी है, 4 पन्ने बाकी। मुझे लगता है कि भैया आप दे देना है। अरे बहुत सारा हो जाएगा, अब अपनी सीधी बात कर ले। एक मिनट, एक विषय छूट, 1 मिनट। अरे वो मेरे अब इतने सारे आइटम में वो एक रह गया।
एक हमारा 11 तारीख से लगा करके जन कल्याण पर्व का एक पखवाड़ा हम अपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर रोज जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें रोज नई सौगात भी मिलेगी। और हमारा जैसे कल राता पानी का मिलेगा, आज हमने फ्रीगंज का ब्रिज दिया है। हाँ, और एक हमने 40 दिन की योजना बनाई कि हमारे ये इवेंट के कार्यक्रम के साथ साथ जनहितैषी योजनाओं के जनता को लाभ कैसे मिले। तो 76 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राही कोई गांव में बैठे, मोहल्ले में बैठे, वार्ड में बैठे, तो सारी की सारी सरकार के सारे लोग कलेक्टर के निर्देशन में ग्रामीण स्तर पर जिला पंचायत नोडल अधिकारी बनाया है, शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त को बनाया है। वो नीचे तक अपनी प्रत्येक घर तक जाकर के जो जो पात्र हितग्राही है उन योजनाओं को लेकर के वहां तक जाएंगे। जो जैसा पात्र है, मान लो किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आयुष्मान कार्ड बना देगा, कोई को हेल्थ की सुविधा दिलाना वो दिलवाएगा। ऐसे पात्र और सुपात्र को देखते हुए 40 दिन तक ये अपने डाटा भी जुटाएंगे। प्रतिदिन यहाँ कंट्रोल रूम बना करके उसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे और 2-2, 4-4 दिन बाद एक शिविर लगाकर जो जो पात्र हितग्राही है उनका निराकरण भी करते जाएंगे। और आखिरकार 26 जनवरी तक ये 40 दिन तक पूरा अभियान लगेगा, जिसके माध्यम में सरल शब्द में आपकी सरकार आपके द्वार ये नीचे तक ले जाने का कंसेप्ट है। क्योंकि जनता के हित का संकल्प कर लिया है तो जनता के हित जब तक जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये सारी बातें करने के लिए आज थोड़ा सा अब इन सारी बातों का जी इसके बाद मैं आग्रह कर रहा हूं कि पहले माननीय मैं उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आभार व्यक्त कर दे, उसके बाद में प्रश्न आप एक आध दो लोग पूछ लो, एक आध तो पूछ लो। मैं राजन जी से हाँ आभार व्यक्त करता एक मिनट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कंप्लीट कर ले कार्यक्रम, आशीष जी कह रहे हैं कि उसके बाद फिर सवाल ये कर लिए। आदरणीय राजन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की विस्तृत पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सबको पिछले 1 वर्ष में, अरे आप लोग नीचे बैठो, पीछे वाले चैनल वाले जरा हमको दिक्कत नहीं बैठ जाने। थैंक यू सर। चलो, पिछले 1 वर्ष में उनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं सुशासन की स्थापना के और विकास के कार्यों को गति देने का, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी 17 दिसंबर को भी और 25 दिसंबर को भी सिंचाई की उस योजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं जो अटल जी, जिनका जन शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिनका सपना था कि इस देश की गरीबी को समाप्त करना है तो हमें नदियों को जोड़ना पड़ेगा। और उनके जन शताब्दी वर्ष में ही इतना बड़ा काम के भूमि पूजन की स्थिति में पहुंचाने में जो सफलता प्राप्त की है मुख्यमंत्री जी ने, वो हरित क्रांति लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, बड़ी सफलता है।